नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर भारत के भूगोल को लेकर के। तो एक बार सभी मेरे साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। बात करने वाले हैं आज अपन पूर्वी घाट को लेकर के। पूर्वी घाट के बारे में अपन बातें करने वाले हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ ही पहले ही क्लास में जो है पिछली क्लास में अपन ने देखा है पश्चिमी घाट को। आज अपन पूर्वी घाट को लेकर के बात करेंगे। तो पूर्वी घाट से हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए पूर्वी घाट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जो पूर्वी घाट है ये पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। क्यों? कारण है उसका, पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। और कैसे विस्तृत है वो भी हम देखेंगे। देखिए छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, या यूं कह सकता हूं कि पूर्वी घाट अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र है, या कटे फटे रूप में विस्तृत है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है दोस्तों, जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो ढाल किधर है? वो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ जाकर के किधर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये जो नदियाँ जाती है बंगाल की खाड़ी में, ये यहाँ पर जो इस प्रकार से जो हमारा पूर्वी ढाल है इसको बीच में से क्या कर दी? जगह जगह से इसने इसको अपर्दित कर दिया। और जगह जगह से अपर्दित कर देने के कारण ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में क्या रह गया? विस्तृत रह गया है। तो उसका कारण क्या है? कारण भी लिख लेते हैं, ध्यान में रखना है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पूर्वी घाट को अपर्दित करती है। क्या करती है? अपर्दित करती है। और अपर्दित करेंगी तो सीधी सी बात है फिर क्या होगा? जैसे ये अभी हमने समझा कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है और इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का इस प्रकार से विस्तार है। और यहाँ पर ये आपका जो है कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है। मान के चलिएगा ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है। अब यहाँ से जो नदियाँ निकल रही है वो नदियाँ, जैसे यहाँ से कोई नदी निकली, अब ढाल किधर है इसका? तो ढाल है इसका प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इधर ही जाएगी। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, ढाल की ओर ही बहेंगी। तो यहाँ से निकली नदियाँ और ये किधर जाके गिरेंगी? इधर जाकर के गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। अब ये बीच बीच में से इसको क्या कर रही है? अपर्दित कर रही है। जैसे यहाँ से इसने अपर्दित कर दिया, यहाँ से इसने अपर्दित कर दिया, यहाँ से इसने अपर्दित कर दिया। तो ये निरंतर नहीं होकर के छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, फैला हुआ है। और कौन सा पठार, कौन सा घाट? तो पूर्वी घाट। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब कौन कौन सी नदियां जो है इनको अपर्दित करती है वो भी अपन देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय पठार की कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी आदि नदियां पूर्वी घाट को अपर्दित करती है। क्या करती है? पूर्वी घाट को अपर्दित करती है। इसलिए ये जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है या फिर फैला हुआ है। कौन सा घाट साहब? पूर्वी घाट। ध्यान रखना है, कौन सा घाट? पूर्वी घाट।
अब हमसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वी घाट जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है, तो ज़्यादा तो इधर से अपन से नहीं पूछे जाएंगे। छोटी सी बात है जो अपने को ध्यान में रखना है, क्या है अभी मैं बताने वाला हूँ। तो पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। कारण क्या है कि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है, निरंतर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में और अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र है, और वो कटा फटार और छोटी छोटी पहाड़ियों में स्थित होने का कारण क्या है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, और ढाल जब पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, नदियां भी किधर से आएंगी? पश्चिम से पूर्व की ओर बहेंगी, यानी कि नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेंगी, और बंगाल की खाड़ी में जब नदियां जाकर के गिरेंगी तो उसको बीच में से क्या कर देंगी? अपर्दित कर देंगी, काट देंगी, और बीच में से अपर्दित कर देने के कारण जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में आपको दिखाई देगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में इसलिए फैला हुआ है कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, या यूं कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां गिरती है, उन नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को अपर्दित कर देने के कारण ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है या फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी औसत ऊंचाई आपको मिलेगी 900 से लेकर के 1000 मीटर। 900 से लेकर के 1000 मीटर जो है इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। क्या है दोस्तों? इसकी औसत ऊंचाई है। अब इसके संदर्भ में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में तो ठीक है ये फैली हुई है, लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां पर है, पंचमलाई की पहाड़ियां कहां पर है, इस प्रकार से हमसे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमसे पूछ ले कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, अगर पूछ ले तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसे में हमें उनको देखना जरूरी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियों को जो है हमें ध्यान में रखना है और किस प्रकार से ध्यान में रखना है, ये बात भी अपन थोड़ी सी यहां से जान लेते हैं। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं यहां पर, वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? पूर्वी घाट जो विस्तृत है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, वो किस प्रकार से विस्तृत है, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ विस्तृत है, उनको लेकर के हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा कौन सा घाट है? तो यहाँ पर ये हमारा पश्चिमी घाट है, सॉरी पूर्वी घाट है। और ये जो पूर्वी घाट है इसको बीच बीच में से अपर्दित कर देने के कारण ये किस प्रकार से फैला हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये है आपकी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद में फिर आगे अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं मलयगिरी। कौन सी? मलयगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद में आगे अपन बात कर लेते हैं पालकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई। और नल्लामलाई के बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेलिकोंडा, ठीक है। और वेलिकोंडा के बाद में आप यहाँ पर आ जाइए जावेद की पहाड़ियाँ, सेवरोय की पहाड़ियाँ, पंचमलाई की पहाड़ियाँ, जावेद, और उसके बाद में है सेवरोय, उसके बाद में है पंचमलाई। देखो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है ये उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। मलयगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में बात करते हैं जावेद, सेवरोय और पंचमलाई, ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ये लीजिएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि ये जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर एक चोटी स्थित है यहाँ,
और उस चोटी का क्या नाम है दोस्तों? यहाँ इन पहाड़ियों में एक चोटी है मलयगिरी में, और उस चोटी का अगर नाम आपसे पूछा जाए अरमाकोंडा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर। कितनी है? 1680 मीटर। कौन सी पहाड़ियों में है? मलयगिरी की पहाड़ियों में है, ध्यान रखना है, मलयगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। अरायाकोंडा, इसको आप कह सकते हैं अरायाकोंडा, या फिर मैं कह सकता हूं अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। और ये है कहाँ पर? तो ध्यान रहे, पहाड़ियों की बात करें तो मलयगिरी की पहाड़ियों में है ये, मलयगिरी की पहाड़ियाँ, मलयगिरी की पहाड़ियाँ। और बात करें इनकी ऊंचाई कितनी है इसकी, तो इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। और ध्यान रखना है, ये जो मलयगिरी अरायाकोंडा या फिर अरमाकोंडा जो है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो वो है आपकी अरायाकोंडा या फिर अरमाकोंडा, ठीक है। तो ये पहाड़ियों के बारे में थोड़ा ध्यान रख ले कि मलयगिरी कहाँ है, पालकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, महेंद्रगिरी जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जावेद, सेवरोई और पंचमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से भी सीधा हमसे पूछा जा सकता है, या फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ऊंची चोटी के दो नाम मैंने आपको बताए हैं, ऊंचाई कितनी है, कौन सी पहाड़ियों में स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है, ये सारी चीज़ें अपन ने जो है अच्छे से यहाँ पर जान ली है। तो ये इसके संदर्भ में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश के, या प्रायद्वीपीय पठार के जो है कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं, उनको लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के जो पठार हैं उनको लेकर के हम देखेंगे, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो पठार है उसको लेकर के मैं आपसे बात करूंगा, और वो कौन सा है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। चलिए, छोटा नागपुर का पठार, और ये छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है, झारखंड। अच्छा, अब छोटे नागपुर के पठार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है जो छोटे नागपुर का पठार है, मान के चलिएगा ये हमारा छोटे नागपुर का पठार है। इस छोटे नागपुर की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो यहाँ से एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना है, छोटे नागपुर के पठार से जो नदी बहती है उसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी की हम बात कर लें तो ये दामोदर नदी इस छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो कौन सा हो गया? उत्तरी भाग हो गया इसका, और एक कौन सा हो गया इसका? दक्षिणी भाग हो गया। कौन सा हो गया? तो ये हो गया इसका दक्षिणी भाग। अब उत्तरी भाग को क्या कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो इस उत्तरी भाग को कहा जाता है दोस्तों हजारीबाग का पठार। क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रांची का पठार। क्या कहते हैं? रांची का पठार। यह जो पठार है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। यह पठार आपका खनिज संपदा में, किसमें? खनिज संपदा में संपन्न है।
मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि खनिजों की मात्रा या फिर सर्वाधिक खनिज जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? छोटे नागपुर के पठार से। इस कारण से इस छोटे नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश कहते हैं। तो छोटे नागपुर के संदर्भ में या छोटे नागपुर के पठार के संदर्भ में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? छोटे नागपुर के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है और वो नदी इसको कितने भागों में डिवाइड करती है, ये सारी चीज़ें हमें जो है एक बार मैं आपको नोट करवा देता हूँ यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में जो है ये नोट करवा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें कंफर्म ध्यान में रहें और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसका हम आराम से जवाब दे पाएँ। चलिएगा, लिख लिए। अब एक बार इसको नोट करवा देता हूं मैं आपको। देखो भाई, छोटे नागपुर के पठार की हम बात करें तो जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसकी प्रमुख नदी, उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों दामोदर नदी। दामोदर नदी। अच्छा, अब उसके बाद बात करें तो ये जो दामोदर नदी है, जो छोटे नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, वो दो भाग हैं जिनमें ये बांटती है। वो है, एक तो है उत्तरी भाग और एक है दक्षिणी भाग। ठीक है। अब उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तरी भाग को कहते हैं हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। भाई यार एक बार क्लास को लाइक और शेयर करो सारे के सारे छोरे जल्दी से, है ना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद बात करें तो दक्षिणी भाग को कहते हैं रांची का पठार। रांची का पठार। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर पत्ती दबा के होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर के पठार को खनिज संपदा में संपन्न होने के कारण, खनिज संपदा में संपन्न होने के कारण, संपन्न होने के कारण भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है। और ध्यान रहे, इस छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पारसनाथ। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। पारसनाथ, ये छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं हम आगे और क्या चीज़ हमें यहाँ से पढ़ना है, किस किस के बारे में यहाँ से हमें और ध्यान में रखना है। तो फटाफट से भाई इसका एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा? हाँ बिल्कुल सर, ले लिया। तो भाइयों क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो यार। ले लिया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, है ना, जिससे कि सारे के सारे जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जिनको ज़रूरत है उन सब तक ये क्लास पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक भी करें। और भाई जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा और प्यारे विद्यार्थियों अब लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।